यह हम जानेंगे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ उसके बाद से हरियाणा प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर गांव चौटाला की तरफ देख रही थी कि परिवार एक हो जाए, और अगर परिवार एक होगा तो आगामी चुनाव में यह बड़ी मजबूती से लड़ पाएंगे और हो सकता है कि सत्ता इनके हाथ लग जाए। परंतु अभी तक इस प्रकार के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। अब जो हम यह आज वीडियो बना रहे हैं ये विशेषकर दर्शकों की डिमांड पर है साथियों, क्योंकि बहुत सारे दर्शक साथियों के हमारे पास फोन आए, सुझाव आए, कमेंट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। बहुत सारे लोगों का यह मानना कि अभी भी कोई तो उम्मीद की किरण बाकी होगी, और हमें भी लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं कि सारी संभावनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। तो वह आखिरी उम्मीद क्या है, यह हम जानेंगे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई जी। काफी सारे जो लोग हैं जो वहां पर चौटाला गांव में जो घटित हुआ जी उसको देखकर थोड़े से निराशा की तरफ चले गए हैं। जी। अब काफी दर्शकों की डिमांड है कि कोई तो ऐसी उम्मीद की किरण अब भी बाकी होगी। तो क्या मान के चले कि ये अध्याय बिल्कुल समाप्त हो गया जो एकता का अध्याय है, या इसमें अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? प्रद्युमन भाई देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। और कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। बड़े बड़े परिवार और विशेषकर राजनीतिक परिवार ऐसे देखे हैं जी। जिनमें आपस में बड़ा कटुता का व्यवहार रहा, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। जी। तो हरियाणा प्रदेश के भी लाखों लोगों की ये आस, उम्मीद और विश्वास और भरोसा है जी। कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं हरियाणा प्रदेश में, उसमें उनको कहीं कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा जी। और वो यही चीज देख रहे हैं कि आखिर जो ताऊ का परिवार है, वो ताऊ का परिवार किसी एक आदमी की अगुवाई में, किसी एक की अगुवाई में आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ करके कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे हरियाणा की जनता जो बाट देख रही है कि कब ये ताऊ का परिवार एक हो और कब हम जो है उनमें विश्वास दोबारा से व्यक्त करें जी। क्योंकि जब से इनमें आपस में बिखराव हुआ है, और ये अब की बात नहीं है, मैं दर्शकों को एक पुरानी बात बताऊं। जब 1990-91 में चौरी देवीलाल के दो बेटे रणजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी कि आपस में जब राजनीतिक उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी जी, और वो दोनों भी जब अलग अलग हुए जी, रणजीत चौटाला को उसके बाद राज्यसभा में भी भेजा गया जी। राज्यसभा में जाने के बाद वो फिर जो है कांग्रेस पार्टी में चले गए जी। उसके बाद भी चौटाला साहब वर्षों तक उन्होंने वनवास काटा। ना उनकी 1991 में सरकार आ पाई, फिर 1996 में चुनाव हुआ, उसमें भी उनकी सरकार नहीं आ पाई। उसके बाद जो है जब चौरी बंसीलाल की सरकार पड़ी, तो उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने विधायकों को, जो बंसीलाल के विधायक थे, उनको तोड़ करके और एक काम चलाऊ सरकार बनाई जी। उसके बाद बमुश्किल वो जो है उनके 47 विधायक आए और उनकी जो है प्रदेश में सरकार बनी जी। उसके बाद क्योंकि ये जब दो भाइयों में आपस में बंटवारा और आपस में खींचतान होती तो उसका परिणाम ये रहता है। इसी तरह से जैसे चौरी भजनलाल के परिवार में जब आपस में दोनों भाइयों में खींचतान शुरू हुई जी, तो उसके बाद आप दोनों आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। बिल्कुल। चंद्रमोहन ने तो फिर भी सरवाइव कर लिया जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो पूरी तरह से हाशिए में चले गए जी। इसी तरह से चौरी बंसीलाल का परिवार की अगर बात करें तो उनमें भी रणबीर सिंह महेंद्रा का परिवार जो है राजनीतिक रूप से लगभग जो है जीरो हो चुका है, खात्मे की तरफ है। बिल्कुल। उनका बाप बेटों में से दोनों ने चुनाव लड़े, लेकिन पूरी जिंदगी में एक चुनाव वो जीत पाए, मुश्किल से वो भी। तो इसी तरह से चाहे राव बीरेंद्र सिंह का परिवार हो जी, उसमें भी राव यादवेंद्र सिंह जब तक इंद्रजीत सिंह की छत्र छाया थी तो जीत गए, वरना उसके बाद इस बार तो उनको टिकट भी नहीं मिली जी। इसी तरह से राव अजीत सिंह हैं, वो भी अपने जीवन में कभी नहीं जीत पाए जी। तो राजनीतिक परिवार अगर इकट्ठा तो हो तो
हरियाणा की जनता या किसी भी स्टेट की जनता हो, जी वो उनके साथ एक आस और उम्मीद में लग जाती है। लेकिन जब वो आपस में खिन भिन हो तो फिर लोग भी उनके साथ नहीं जुड़ते। ठीक अब बात है। पिछले 1 महीने से जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का देहांत हुआ, लगभग 1 महीना होने को है, तो उसके बाद से लगातार इस तरह की अटकलें थी कि ये परिवार अगर इकट्ठा तो हो गया तो आगे कुछ ले लेंगे, जी और अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो आगे इनकी भी हालात, जो पूरा हरियाणा किलकी मार रहा है कि इनकी भी हालात, आज तो ये टिकट बांट रहे हैं, दोनों बांट रहे हैं, जी लेकिन आने वाले समय में इनकी हालात ये होगी कि इनको भी बीजेपी या कांग्रेस के रहमो करम पर अपनी टिकट और अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी हो सकता पार्टियां उस समय इनको टिकट दें ना दें, अब तो ये खुद चौधरी हैं। कहने का भाव है जी। कि मतलब ये अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को ज्वाइन करते हैं जी तो एक तरह से ये बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे। उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के नॉर्म्स में जो उन पार्टियों के सिद्धांत है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, और उन्हीं के रहमो करम पे ये जिंदा रहेंगे राजनीति में। करते नहीं, बल्कि बात ये है कि अगर ये इकट्ठे नहीं हुए, ये चाहे अपनी पार्टी बनाए रखो, उसको पूछा कौन। अच्छा। अब हरियाणा में बहुत सी पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन लोग वोट तो नहीं डालते। अब हालात ये है कि जैसे इस चुनाव में थी, जेजेपी के पास कहीं को प्रत्याशी तक भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। जी जी इससे पिछले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की यही हालात थी, जी उनको लोगों को फोन कर करके ये कहना पड़ रहा था कि भाई आप चुनाव लड़ लो। जी। और इस बार भी कोई बहुत खास हालात हाँ, नहीं थी अभय सिंह की। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे और ज्यादा बुरा दौर होगा, क्योंकि अब तक तो चौटाला साहब जिंदा थे इस चुनाव तक। अब जो इनकी ये लग रहा है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं जी, उन 4 बेटों में से चारों का परिवार राजनीति में सक्रिय है जी फिलहाल, और उन चारों की ही आपसी जो प्रतिद्वंदता है चारों में, जी तो वो किसी की कहीं पटरी नहीं बैठ रही, किसी की कहीं नहीं बैठ रही, और उससे समस्या ये आ रही है कि आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे। वरना तो मैं आपको एक बात बताऊं, अजय सिंह चौटाला ने भी एक बयान दिया जी कि भाई अगर इकट्ठा होने का कोई सिस्टम बैठता है तो बहुत बढ़िया रहता है। दुख तो होता है जब भाई भाई अलग होते हैं। जी सही कहा। रणजीत सिंह ने भी ये बात कही, अर्जुन चौटाला ने भी ये बात कही, जी तो तमाम नेता ये बात कह रहे हैं बार बार, पता उनको भी है। जी कोई ये समझे कि चौटाला चौधरी देवीलाल के जो चारों बेटों का परिवार है, जी उनको ये नहीं पता कि आपको नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन असली लड़ाई ये है कि उस अहम को छोड़े कौन। तो प्रद्युमन अहम भाई, और वहम के जो लड़ाई है जी कि उस चीज को त्याग कौन करे, बड़प्पन कौन दिखाए, जी। वो बड़प्पन कोई नहीं दिखा रहा। ये कह तो रहे हैं, लेकिन जी। वो फिर अड़चन कहाँ है, पेच कहाँ अड़चन है? केवल और केवल ये है कि आज चारों का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय है। ठीक है। आपस में किसके नेतृत्व को स्वीकार करें? अच्छा। क्योंकि देखो समस्या ये है, लीडरशिप की दिक्कत पार्टी है। में नेता एक ही होता है। जी अगर नेता 4 बना दियो फिर जूत बाजेगा। जी ठीक है ना। जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें गई, इमरजेंसी के बाद भी गई, तो उसमें भी गणेश चौधरी थे। जी उसके बाद 1987 की मऊ के बाद भी बहुत से चौधरी बन गए। जी जितने ज्यादा चौधरी बनते हैं वो फिर ज्यादा दिन नहीं चलता सिस्टम। जी। और वही हालात इस देवीलाल के परिवार में है। हाँ यहाँ सारे चौधरी हैं आपस में, जी ठीक है, और वो सारे चौधरी होने की वजह से किसी एक आदमी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे। जी। अब पेच ये है कि कोई भी अपने को कम नहीं आंक रहा, अच्छा, और दूसरे को ये नहीं समझ रहा कि ये तेरे से सुपीरियर है। ना कोई उम्र का लिहाज रख रहे, ना कोई अनुभव का लिहाज रख रहे, क्योंकि उसमें असली अड़चन कहाँ आ रही है, वो अड़चन यही है कि आखिर किसके लीडरशिप में आगे बढ़ा जाए। वो कोई नेता इन सारे के परिवार में 1% नहीं हो पा रही जी। अब उसमें भी मैं आपको बताऊं, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे जी। हरियाणा प्रदेश में हालात ये है कि इस देवीलाल परिवार में 3 नेता ऐसे हैं जिनके हरियाणा प्रदेश में अलग अलग एरियाज में कार्य करता है। ठीक है। वो एक धड़ा जिसमें जो रणजीत सिंह का है, क्योंकि वो भी वर्षों से राजनीति में है, और चौधरी देवीलाल के समय भी वो बड़े पावरफुल थे जी। तो एक धड़ा रणजीत सिंह का है, जी। हालांकि वो किसी पार्टी में नहीं है। हाँ। एक धड़ा अजय सिंह चौटाला का है जिनकी जी। जेजेपी है। ठीक है। तो उनके वर्कर पूरे हरियाणा प्रदेश में है, हर 90 के 90 हलकों में है, और तीनों के ही 90 के 90 हलकों में है। एक धड़ा अभय सिंह चौटाला का इंडियन नेशनल लोकदल, जो तीनों नेता हैं रणजीत सिंह, अभय चौटाला और अजय सिंह चौटाला, तीनों के 90 के 90 हलकों में चाहे कहीं कम है कहीं ज्यादा है कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो कोई भी कार्यकर्ता कभी ये नहीं चाहता कि हमारे जो जिस नेता के साथ जुड़ा है, किस नेता के बजाय दूसरे की हमें
जो है लीडरशिप मंजूर किसी को नहीं है जी और कभी हुई भी नहीं आज तक। जी जी तो अब इसका एक बीच का रास्ता ये हो सकता है जी कि चौधरी रणजीत सिंह, हम्म अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, जी इन तीनों के आपस में जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे की किसी की भी लीडरशिप नहीं स्वीकार करेंगे। दिक्कत ये है और इसका समाधान प्रद्युम्न और स्वीकार भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो परिवार की पार्टियां होती है ना, क्षेत्रीय पार्टियां, इनमें एक बड़ी खास बात ये होती है कि अगर ये 2 साल भी इनका जुगाड़ बैठ जाता है ना राज का, तो 2 साल में भी हजारों कार्यकर्ताओं के वारे न्यारे कर देते जी और हमने बहुत बार ये देखा है। और ये नहीं चाहे चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रही हो, उस समय भी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया। बिल्कुल। तो चौधरी भजनलाल ने जब अपनी पार्टी बनाई तो उस समय भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी और उसी उम्मीद में लोग लगे थे। जबकि राष्ट्रीय पार्टियों में क्या होता है कि वहां तो अंतिम फैसला हाईकमान को करना होता है, ठीक कहा। और हाईकमान तक लोगों की इतनी पहुंच नहीं होती। अब गजब बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जी जिनको अजय सिंह चौटाला जानते हैं, जो अजय सिंह चौटाला से सीधे जुड़े हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो अभय सिंह चौटाला को जानते हैं और अभय सिंह चौटाला उनको जानते हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं जो रणजीत सिंह को जानते हैं और रणजीत सिंह उनको जानते हैं। जबकि हरियाणा में मुट्ठी भर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मोदी जी जानते हैं और जिनको राहुल गांधी जानते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों में विशेषकर हरियाणा प्रदेश के लोग और विशेषकर वो लोग जिनको कहीं कोई अपने काम कराने हैं, जिनको अपना कोई बिजनेस आगे बढ़ाना है, या जिनको किसी भी फील्ड में सरकार की कोई मदद चाहिए, तो वो लोग क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि जितने आप देख लेना क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा भी इसी वजह से। बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियां पूरे देश में, हरियाणा की बात पूरे देश में सिर्फ इसीलिए जिंदा है, इसीलिए जिंदा। जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जितने बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, उनमें ज्यादातर जो है क्षेत्रीय पार्टियों से इसीलिए जुड़ते हैं। अब जो इस पूरा जो सिस्टम है, इसमें ऐसा क्या विकल्प हो जिससे रणजीत सिंह, अभय सिंह और अजय सिंह जी उनका भी स्वाभिमान जिंदा रहे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसी एक के झंडे के आगे चल सकें जी। तो उसमें एक बीच का रास्ता ये हो सकता है, अगर इनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही, और जैसा दिख भी रहा है कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही, वरना तो जिस दिन श्रद्धांजलि सभा थी उसमें भी आपस में कोई ज्यादा लगाव नहीं दिखा। तो बात यह है कि रणजीत और अजय सिंह जी तो अब इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं नजदीकी दिखाई दे रही है उनकी। बिल्कुल। लेकिन अभय सिंह के साथ अब दोनों का पेच फंसा हुआ है जी। और वो पेच केवल इसलिए फंसा हुआ है कि आपस में चाहे वो रानिया हल्का हो, वहां भी अभय सिंह का बेटा और रणजीत सिंह आमने सामने, सही कहा, चाहे वो डब वाली हल्का हो, वहां अजय सिंह का बेटा और अभय सिंह ने जो आदित्य देवीलाल को चुनावी मैदान में उतारा हुआ था वो आपस में थे। तो राजनीतिक द्वंद्व आपस में चल रहा है, भले ही एक ही परिवार जी। अब इसमें एक नया अल्टरनेट पैदा हो सकता है जिस पर पूरे प्रदेश की जनता को भी भरोसा हो सकता है, और उन्होंने जब जब उनको मौका मिला तो उन्होंने करके भी दिखाया है जी। उस अल्टरनेट में भी 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में बड़े बड़े ओम प्रकाश जी हो गए, 2 नंबर पर प्रताप चौटाला है जी। और प्रताप चौटाला, एक और बड़ी रोचक बात मैं दर्शकों को बताऊं और बड़ी गंभीर बात है जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी देवीलाल के बाद उनके 4 बेटों में जी अगर पहला चुनाव किसी ने लड़ा और पहली बार कोई विधायक बना, बिल्कुल, तो वो प्रताप चौटाला चौधरी देवीलाल ने प्रताप चौटाला को पहला चुनाव लड़ा, वरना बड़े बेटे तो ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश जी की बजाय, क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनके बजाय प्रताप सिंह चौटाला को उन्होंने पहला चुनाव लड़ाया। लेकिन प्रताप सिंह अपने जीवन में उन्होंने कई पार्टियां बदली, लास्ट में यहां तक भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि वो अपने आखिरी दिनों में चौधरी प्रताप सिंह चौधरी भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। और उन्होंने बाद में कुलदीप बिश्नोई का झंडा उठा लिया। उनके परिवार में भी उनके बेटे रवि चौटाला हैं, राजनीति में काफी सालों तक सक्रिय रहे, लेकिन अब वो ज्यादा सक्रिय नहीं जी। उनकी बजाय उनकी जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला जी, वो सक्रिय हैं, बिल्कुल। लेकिन सुनैना चौटाला
का भी पूरे प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा उन्होंने राजनीतिक रूप से काम करके नहीं दिखाया जिससे कहीं कोई ये लगता हो कि वो इस पूरे परिवार को कंट्रोल कर सकती है जी, या वो इस पूरे परिवार के जितने चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता हैं या जितने उनके वोटर सपोर्टर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ सके। बिल्कुल। तो वो भी एक ऑप्शन खत्म हो जाता है। जी, अब जो एक विकल्प और दिखाई देता है वो विकल्प ये है जी, कि चौधरी देवीलाल के जो सबसे छोटे बेटे हैं जगदीश चौटाला, जी, उनका क्या है राजनीतिक, हालांकि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा बिल्कुल। और वो अपने बहुत कम उम्र में जो है इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया था। जी, 4 बेटों में से 3 बेटे चौधरी देवीलाल के एमएलए बने, जी, लेकिन जगदीश चंद्र ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। फिर हालात ये बनी हम्म, कि जगदीश चंद्र के 3 बेटे, जी, उनमें से 2 बेटों को राजनीतिक रूप से उन्होंने 2 ने तैयारी शुरू की। जी, 2 में से एक ने चुनाव लड़ा, जी, आदित्य देवीलाल। जी, आदित्य देवीलाल और अनिरुद्ध देवीलाल, जी, सबसे बड़ी तो उनकी खास बात यह है कि अगर वास्तव में अपने दादा या अपने परिवार के जो जी। मुखिया चौधरी देवीलाल हैं उनके नाम का सही रूप से किसी ने उपयोग किया है, बहुत सही बात कर रहे हैं तो वो जगदीश चंद्र के बेटों ने किया है। जी, और वो उन्होंने इसलिए किया है कि बाकी ने, चौधरी देवीलाल ने कभी अपने नाम के पीछे चौटाला नहीं लगाया, बिल्कुल। वो चौधरी देवीलाल लगाते थे। देवीलाल लगाते थे। उसके बाद ओम प्रकाश जी ने अपने नाम के आगे ओम प्रकाश चौटाला लिखना शुरू किया। बिल्कुल। प्रताप सिंह ने अपने नाम के आगे प्रताप सिंह चौटाला लिखना शुरू किया। जी, रणजीत सिंह ने अपने नाम के आगे चौधरी रणजीत सिंह लिखना शुरू किया, उन्होंने भी चौटाला नहीं लगाया, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह लिखा। जी, उसके बाद अजय चौटाला, अभय चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, सब चौटाला आ गए। बिल्कुल सब चौटाला हो गए और उन चौटालाओं के देवीलाल बीच में, पीछे रह गए, चौटाला आगे हो गए। बिल्कुल उन चौटालाओं के बीच में एक शख्स ऐसे उभरे, हालांकि 2 शख्स हैं लेकिन दूसरे राजनीति में अभी सही ढंग से नहीं उभरे वो। जी, जी। वो शायद वकालत वगैरह करते हैं। आदित्य ने जो है अपने नाम के पीछे आदित्य देवीलाल लगाया, जी, नहीं तो वो भी आदित्य चौटाला लगा सकते सही थे, कहा अगर इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते तो। और उन्होंने अपने नाम के पीछे आदित्य देवीलाल लगाया। जी, उस आदित्य और अनिरुद्ध तो चलो छोटी उम्र के हैं, आदित्य जो हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी, जब 2000 से 2005 की सरकार थी तब भी वो काफी एक्टिव थे। जी, लेकिन वो हमेशा जो है बैकडोर की राजनीति बिल्कुल सही कहा। उसके बाद इस बात का भी बहुत कम दर्शकों को पता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा थी उस समय जी, 2000 से 2005 की जो सरकार थी जी, एक सालावास विधानसभा क्षेत्र थी झज्जर जिले में जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, अब तो तोड़ दी गई परिसीमन के बाद जी। तो सालावास विधानसभा क्षेत्र से आदित्य देवीलाल को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कर ली थी। बिल्कुल। और सालावास विधानसभा क्षेत्र में आदित्य देवीलाल ने अपना काम शुरू भी कर दिया था और वो खूब वहां घूमे। और भले ही 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल की केवल 9 सीटें आई जी, और उन 9 में अकेले जो है जाट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते थे जी। उस समय अगर सालावास से आदित्य को टिकट दे देते चौटाला साहब जी, तो हो सकता है उस समय भी कोई ना कोई अलग हालात बढ़ते, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वहां काफी मेहनत की हुई थी जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर परिसीमन हो गया, फिर आपस में जो है जब इनको टिकट नहीं मिली आदित्य को, हालांकि वो उस समय तो बिल्कुल यंग 25 साल की उम्र होगी उनकी, ज्यादा जब उनको वो टिकट नहीं मिली, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इनके परिवार से कन्नी काटनी शुरू कर दी जी। उसके बाद उन्होंने अपना एक जो है पूरे भारत में शायद युवा बोलेगा था, युवा बोलेगा के नाम से उन्होंने एक मंच बनाया जी, और उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपना फोकस किया जुलाना पर जी, जींद के जुलाना, क्योंकि उनको एक दिमाग में एक चीज थी कि जब सिरसा जिले में, क्योंकि उनका जो घरी हल्का है वो तो डबवाड़ी है, बिल्कुल भाई, यहाँ तो तुम्हारे ताऊजी चौटाला साहब तुम्हारे पांव नहीं लगने नहीं जमने देंगे। जब उन्होंने अपने भाई रणजीत सिंह के पांव नहीं लगने दिए जी, रणजीत सिंह 1987 के बाद 2019 में जीते जी, लगातार आ रहे, और उन लोगों से आ रहे जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद ही नहीं था। देखिए प्रद्युमन, कहीं कहीं समझदारी भी है जी, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, आदित्य देवीलाल ने जी और अनिरुद्ध ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। भाई यहाँ भिड़ना जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा हरियाणा है,
हम कहीं और जाकर मेहनत करें। उन्होंने अच्छी बात भी है। जुलाना में खूब मेहनत की, अच्छा खासा खर्चा भी लगाया जी। और जो उन्होंने मंच बनाया था उसके माध्यम से वो प्रदेश में घूमना भी दोनों भाइयों ने शुरू किया। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया जी। टिकट वहां भी उनको उस समय नहीं मिली, वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा जी। तब तक आदित्य देवीलाल और अनिरुद्ध को कोई इक्का दुक्का जिनका राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो लोग ही जानते थे और ज्यादा से ज्यादा इतना जानते थे कि भाई ये देवीलाल के पोते हैं। जी। फिर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी का आया वो टर्निंग पॉइंट आया जिला परिषद का चुनाव। जी। जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला की टक्कर में नॉमिनेशन कर दिया। जी। और पूरे हरियाणा में वो चुनाव चर्चित हो गया कि देवर भाभी जो है आमने सामने लड़ रहे हैं, चौरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी आमने सामने, और वो भी एक जिला परिषद के चुनाव में। और उस चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य देवीलाल चुनाव जीत जाएंगे। जी। लेकिन उन्होंने अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को बुरी तरह से चुनाव हराया, बुरी तरह से। जी। और वो चुनाव जीत करके वो पूरे लाइमलाइट में आ गए। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जी। बीजेपी ने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जी। वो डबवाड़ी से बहुत क्लोज मार्जिन में चुनाव हार गए। जी। और बीजेपी का तो उस एरिया में कुछ था भी नहीं, आज भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद दो जिले ऐसे हैं हरियाणा के एक साथ लगते जिनमें बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, आज भी नहीं है, 8 सीटें हैं। और फिर क्या हुआ, सिरसा जिले में तो पिछली बार भी कोई नहीं था। उसके बाद बीजेपी ने उनका ये देखा भाई कैलिबर अच्छा है, उनको जिला का प्रधान बनाया। मेहनती हैं। जिला प्रधान बनाने से पहले उनको चेयरमैन भी बनाया, फिर जिला प्रधान होते हुए उनको चेयरमैन बनाया। और उस भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया जो बीजेपी ये कहती कि एक व्यक्ति एक पद। और उसके बावजूद वो संगठन में जिला के प्रधान रहे, इकलौते थे वो। 22 के 22 जिलों में कोई और जिला प्रधान चेयरमैन नहीं था, वो इकलौते थे। वो चेयरमैन बनाए, और चेयरमैन भी किस बोर्ड के बनाए, जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है। मैं बड़ी गजब बात दर्शकों को बताता हूँ जिसका बहुत कम कोई रेयर पता हो तो पता हो। आज तक के हरियाणा के इतिहास में जितने लोग हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बने हैं वो तमाम आज मतलब एक आदित्य को छोड़ दो उससे पहले के जितने हैं, या तो वो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, या कोई आईएएस अधिकारी। पहले वो इकलौते वो शख्स हैं जो ना एमएलए थे, ना एक्स एमएलए थे, ना एक्स मंत्री थे, ना आईएएस थे, उसके बावजूद उनको उस बोर्ड का चेयरमैन बनाया। ऐसा क्यों प्रद्युमन भाई? वो केवल और केवल इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक चीज थी कि हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि हरियाणा में जातीय जो समीकरण है वो सबसे हावी है राजनीति में, और हरियाणा का जो जाट वोटर है वो बीजेपी के साथ उस स्तर पर नहीं लगा हुआ, अब भी नहीं लगा हुआ। तो बीजेपी लगातार ये प्रयास करती रहती है कि जो जाट समाज के बड़े चेहरे हों, जो कहीं ना कहीं लोगों को आपके साथ जोड़ सकते हों, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी लगातार बुस्ट देती रहती है। चाहे आचार्य देवव्रत हों, हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, चौरी धर्मवीर सिंह हो, रणजीत चौटाला, वरना तो 6 निर्दलीय और भी थे, और किसी को क्यों नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया, उनको 5 साल मंत्री रखा। ठीक है, रणजीत सिंह हो गए। उसके इसी तरह से आदित्य देवीलाल को, ताकि जाट जो कम्युनिटी है वो आपके साथ लग जाए। देवीलाल का पोता तो है, वो तो देखो, वो चाहे किसी भी पार्टी में जाओ, एक उनके ऊपर एक ठप्पू है ये, और ये मतलब इस चीज को तो कोई मिटा नहीं सकता कि वो देवीलाल का पोता है तो रहेगा सारी जिंदगी, और बुरा भी नहीं, अच्छा है, ये सारी जिंदगी रहेगा। तो उसके बाद उनको जब मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, मुझे आज भी वो चीज याद है, हिसार के एचयू यूनिवर्सिटी में किसानों का एक मेला लगाया हुआ था। जयप्रकाश दलाल प्रदेश के कृषि मंत्री थे, और जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हिसार में आए, और आदित्य देवीलाल उस समय मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन थे। वहां उन्होंने भरे मंच से, वरना देश का उपराष्ट्रपति किसी की तारीफ नहीं करता, बिल्कुल, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने भरे मंच से आदित्य देवीलाल की बड़ी तारीफ की, और उन्होंने यहां तक भी कहा कि बालक तो है छोटा, लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। हालात और परिस्थितियां ये बनी कि उनको भी ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आप डबवाड़ी से नहीं जीत सकते, क्योंकि बीजेपी का तो वहां कुछ था ही नहीं। और जैसा मुझे भी चौटाला परिवार के बहुत एक नजदीकी उन्होंने बताया कि किसी समय
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जी आदित्य देवीलाल और उनके परिवार से एक वादा किया था कि आदित्य को मैं विधायक बनाऊंगा। जी मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जगदीश चंद्र को तो विधायक नहीं बना पाए, क्योंकि इनके पूरे परिवार में जी केवल जगदीश चंद्र का परिवार ऐसा था जिससे कोई विधायक नहीं बना था, वरना तो सारे विधायक थे। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको बनाऊंगा जी और मरने से कुछ समय पहले जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो उनकी वो इच्छा थी वो पूरी भी की, जी जो बहुत बड़ी बात है जी कि एक परिवार का मुखिया किस तरह से हाँ, पूरे बिल्कुल। परिवार को जो है साथ लेके चलना चाहता है। सांचे में ढालता है। तो उन्होंने आदित्य देवीलाल ने बीजेपी छोड़ दी, टिकट बंटने से पहले ही छोड़ दी जी और टिकट उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको अपनी टिकट दी जी इनेलो की टिकट पर वो जीते जी। और आज हालात ये और इसमें ये भी है प्रद्युमन भाई जी इन्होंने ऐसा नहीं कि बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी के बारे में बहुत भला बुरा कहा हो। जी अक्सर हम देखते हैं कि जब नेता लोग पुरानी पार्टी को छोड़ देते हैं फिर बाद में उनको पानी पी पी कर कोसते हैं जी। इसमें भी इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, इन्होंने पुरानी पार्टी के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोला। ये मैं इनकी एक बात और बताऊं जी जो मेरे पास जो सूचना है, जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी ना जी तब भी ये कुलदीप बिश्नोई के संपर्क में थे और कुलदीप बिश्नोई और इनकी आपस में अच्छी खासी ट्यूनिंग थी जी। तब एक बड़ी चर्चा चल पड़ी थी कि आदित्य देवीलाल को कुलदीप बिश्नोई अपने किसी एरिया से टिकट दे सकता है जी। हालांकि वो उन्होंने नहीं दी, अगर वो दे देते तो उसका एक बड़ा असर पड़ता क्योंकि जो चौधरी भजनलाल के परिवार पर एक गैर जाट, ये जाटों का काम नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जाट इनको लाइक नहीं करते, तो वो ठप्पू हट जाता क्योंकि चौधरी देवीलाल से बड़ा तो कोई जाट परिवार है नहीं जी। इसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक आए। अब यहां भी एक बड़ी टर्निंग पॉइंट हुआ। वो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि अभय सिंह चौटाला अगर चाहते जी, क्योंकि वो पार्टी के कर्ता धर्ता वही थे, तो वो अपने बेटे अर्जुन चौटाला को विधायक दल का नेता बना देते जी। लेकिन यहां भी उन्होंने आदित्य देवीलाल को विधायक दल का नेता बनाया और आज वो विधायक दल के नेता। बहुत अच्छी बात है। अब इनके पूरे परिवार में जो पूरे वीडियो का हम जो निचोड़ है जी, वो ये है कि इनके पूरे परिवार में जी, एक तो आदित्य ऐसे शख्स हैं जो अपने नाम के पीछे अपने दादा देवीलाल का नाम लगाते हैं, बिल्कुल। दूसरी उन्होंने वो करके दिखाया है, जब जब उनको मौका मिला। अभय सिंह चौटाला की पत्नी को जिला परिषद में हराना बड़ी टेढ़ी की, बहुत सही कहा, वो उन्होंने करके दिखा। मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जिस तरह से प्रदेश में काम किए वो भी वास्तव में काबिले तारीफ है जी। अब डबवाड़ी की उस सीट पर जी, जहां हल्के के लोग भी ये कहते हैं कि दिग्विजय चौटाला ने तो पानी की तरह पैसा बहा था, और वहां जो है जीतना जी, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है जी, कि वो चौधरी देवीलाल की इस विचारधारा को आगे ले जा सकते उनमें एक कैलिबर है जी। अब ये पूरा परिवार मृदुभाषी भी हैं, ठंडे स्वभाव के अब ये जो पूरा परिवार है ये कहीं ना कहीं, अगर देखो राजनीति में सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर आपको कुछ हासिल करना है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री ये परिवार तभी बनेगा जब 40 के आसपास सीटें आएंगी जी, और त्याग करेंगे और एक दूसरे का मान और सम्मान करेंगे, एक दूसरे के लिए बड़प्पन दिखाते हुए त्याग करेंगे जी। यहां देखो अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला हो, रणजीत चौटाला हो जी, तीनों से आदित्य छोटे हैं, बिल्कुल। अगर वो तीनों राजनीतिक तजुर्बा भी शायद उनका कम हो सकता, बिल्कुल आदित्य के सिर पर हाथ रख दें और तीनों उसके साथ लग करके जो है डुंडा पाड़ दें हरियाणा में जी, और आदित्य को मैं जो जानता हूं उनमें वास्तव में कैलिबर है, बिल्कुल, वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनमें मादा भी है और उन्होंने तो वो करके दिखाया है। मैं बड़ी एक गजब बात बताऊं, जब वो सिरसा के जिला प्रधान थे जी, आज तक किसी ने नहीं किया होगा, बिल्कुल, उन्होंने जिला प्रधान होते हुए जो सिरसा में नगर परिषद है जी, और वहां कोई काम नहीं कर रहे थे जी, तो उन्होंने तो वहां भी जो है भेड़ बकरियां लिया करके छोड़ दी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काम कराने का उनमें एक गट्स है, हुनर है, जरूरत केवल इसलिए है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि उनमें खुद में भी इतना दमखम और इतना मादा शौम में नहीं है
कि वो अपनी पार्टी खड़ी करे। प्रद्युमन भाई, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी आज देश में बीजेपी राज कर रही है जी और कहीं न कहीं वह अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है जी और लंबे समय से कई प्रदेशों में वो राज कर रही है। जी जिस वक्त गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का, उस वक्त गडकरी जी से अनुभव में और कद में बीजेपी के अंदर बहुत बड़े बड़े महारथी मौजूद थे, जी नंबर एक। नंबर दो, जब अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जी उनसे भी बड़े बड़े महारथी सारी चीजों में बीजेपी में उस वक्त भी मौजूद थे। जी और जब नड्डा साहब को बनाया, अभी आप देख रहे हैं आज भी नड्डा साहब से बड़े बड़े महारथी बीजेपी के अंदर मौजूद हैं। तो आप देखिए, मोदी और अमित शाह और अन्य जो बीजेपी के वरिष्ठ आदमी जब नड्डा जी के नीचे काम करने को तैयार हो जाते हैं जी तो तभी तो पार्टियां राज करती हैं और तभी आगे बढ़ती हैं। तो ये एग्जाम्पल बीजेपी से लेके इन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये देखो, मानना है। निश्चित रूप से बीजेपी से नहीं, हम्म। बहुत सी पार्टियां ऐसे करती हैं। अभी का बिल्कुल ताजा उदाहरण हरियाणा का ले लो आप। जी नायब सिंह सैनी को बना, उनसे सीनियर तो गणे थे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी में। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब बना, उससे सीनियर भी गणे थे जी कांग्रेस पार्टी में। बड़ौली का ले लीजिए आप। ठीक है, मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनसे सीनियर गणे थे। बिल्कुल। अशोक तंवर को जब कांग्रेस ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उनसे सीनियर तो पता नहीं कितने थे। कितने थे। तो ये तो एक ये देखना पड़ता सीनियरिटी। कोई आप एक बात बताओ, अगर उम्र का ही कोई पैमाना हो तो उम्र का पैमाने में तो मोदी जी से भी बड़ी उम्र में गणे हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं बन पाए? आडवाणी जी की उनसे घनी उम्र थी। बिल्कुल सही बात। वो क्यों नहीं बन पाए? संघर्ष भी ज्यादा कर रखा था। उन्होंने तो पूरी जिंदगी आडवाणी जी के नीचे काम किया, मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार जो आदमी फैसला ले लेता है। अब हालात और परिस्थितियां ये है, मैं एक बड़ी कड़वी बात बताऊं दर्शकों को जी। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि चौधरी रणजीत सिंह की तो उम्र जो है लगभग वो 79 साल के हो गए जी। तो उम्र का एक तकाजा भी होता है। बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला की जो पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जिसकी लीड कर रहे हैं अभी जी। दुष्यंत चौटाला से लोग वास्तव में नफरत कर रहे हैं एक तरह से जी। उनसे तो अभी भी लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाए। और अभय सिंह चौटाला, उनके बारे में लगभग 99% लोगों की एक विचारधारा बनी हुई है जी कि भाई उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते जी। स्वभाव के उनका जो है एक खौफ टाइप का सिस्टम होता है ना, ये खौफ जी सिस्टम है जी। ऐसा आदमी चाहिए लोगों को जो सारे पैरामीटर। नायब सिंह सैनी क्यों कामयाब है? लोग खट्टर साहब को क्यों भूल गए जी जी। खट्टर साहब की भी वही चीज थी जो अभय सिंह चौटाला की है। खट्टर साहब तो किसी की सुनता ही नहीं, ना किसी को बात कर सकते। और अब नायब सिंह सैनी क्या है, लोगों को क्या चाहिए? काम तो बहुत कम लोगों के होते हैं जी जी। ठीक है, भाई उनसे ठीक ठाक बोल ले, हाथ मिला ले, वो चीजें करने में आदित्य देवीलाल सक्षम है जी। ठीक है, उम्र भी है उनके साथ। बिल्कुल, अब तजुर्बा भी है। अब तो तजुर्बा भी है। दूसरी बात ये है कि उनको धरातल का वास्तव में, अगर एक चीज और मैं बड़ी गजब बात बताता हूँ जी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जी। अभी जब 5 जिले बनने की बात आई ना, वे हरियाणा में 5 जिले बनाए जा सकते हैं जी, तो उन्होंने अलग अलग 5 जो जिला हेडक्वार्टर बनने हैं, जैसे हांसी विनोद ब्याणा जी एमएलए हैं जी, गोवाना में भी अरविंद शर्मा एमएलए हैं जी, डबवाड़ी में आदित्य देवीलाल एमएलए हैं। जहां जहां जो चर्चाएं चल रही हैं, मानेसर की चल रही हैं, जैसे मानेसर हल्का नहीं है, तो वहां उन और विधायकों ने तो कोई काम नहीं किया जी। लेकिन आदित्य देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला का तो निधन हुआ था, ठीक है, 12 दिन भी नहीं हुए थे, सुनने वाली बात है ये। और उनको तो 12 दिन भी नहीं हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने डबवाड़ी का एक ऐसा नक्शा बनाया जी कि इस डबवाड़ी को इस ढंग से ऐसे जो है जिला बनाया जाए जी, बाकी जिलों की तुलना में सबसे पहले क्यों बनाया जाए जी। उन्होंने वो सारी चीजें जो है पैराग्राफ लिख के बनाया, जो हल्के के लिए अपने वो उसके पक्ष में जो बातें रख सकते थे वो सारी बातें उन्होंने रखी। बिल्कुल, वो A to Z वर्क जो है लिख के कर रहे हैं, तो उस चीज का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अक्षमताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि ये तीनों महारथी त्याग करें। हाँ, तीनों महारथी त्याग करें। और त्याग में भी ऐसा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, रणजीत सिंह के भी वो बड़े अजीज रहे हैं, बहुत बार मुझे उनकी कोठी पर वो मिले भी हैं जी। अभय सिंह चौटाला की तो पार्टी में ही है वो जी, ठीक है, वहां भी वो बहुत बार मिले हैं बिल्कुल। और उसमें सिर्फ एक छोटा पैच जो है वो अजय सिंह के परिवार से कहीं आ सकता है, क्योंकि अजय सिंह के दिग्विजय ने उनके सामने चुनाव लड़ा हुआ है। लेकिन अजय सिंह और की भी हालात आज के दिन ये है कि उनको भी
इस चुनाव में तो एक जगह जमानत बची है। जी जी अगले चुनाव में भी कोई तसल्ली नहीं है क्या होगा, भी स्टेबल कर पाएंगे नहीं क्योंकि कर अभी उनसे लोग पूरी तरह से रुष्ट हैं, पाएंगे। रुष्ट हैं। उनका तो रेस्ट करने का समय है। जी जी और अगर ये रेस्ट कर लेना और बड़प्पन दिखाते हुए जैसे आदित्य को कमान दे दें, तो उसके बाद लोग भी इनको उनकी पुरानी बातों भूल जाएंगे। लोग फिर ये कहेंगे भाई वास्तव में सही किया जयसिंह के परिवार ने। जी जी। तो साथियों, ये हमने जो चर्चा की है, चर्चा का सारा जो सारांश निकलता है कि राजनीति में वही आदमी फिट होता है जिसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। देखिए, उसमें एक अच्छा प्रशासक भी होना चाहिए और उसमें नम्रता भी होनी चाहिए। सारे गुण और सब से उसकी बोलचाल और भी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आदित्य देवीलाल जी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी हैं। अगर परिवार को राजनीतिक तौर पर वही पुराना वजूद कायम करना है और एक बार से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है तो इस समझौते पर अमल जरूर करना होगा। एक होना होगा, किस सूरत में हो। हमने एक फार्मूला पहले दिया था और एक फार्मूला ये अभी दिया है। ये जनता की फरमाइश पे वो था और जनता की फरमाइश पे ये है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक फार्मूला सही हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।